हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में जो है हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम सारे अप्रोचेस पढ़ेंगे। तो ये जो है आपके दो पार्ट में होगा, लेकिन इससे पहले एक अनाउंसमेंट है अनअकैडमी से रिलेटेड कि एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो है नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, जो कि आपके 10 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। और ये जो है आपके वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए होंगे, जैसे कि कॉमर्स हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस हुआ, लेबर वेलफेयर हुआ, कॉमर्स, संस्कृत और अगेन कॉमर्स। अब आप जो है इसमें से अपने टीचर्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। साथ में जो है ये हमारा साकरीन एनटीए कोड है। तो जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं, तो आप जो है इस कोड का जो है जरूर यूज कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि आइकॉनिक बैच शुरू हो गया है। आइकॉनिक बैच और प्लस बैचेस में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको पहले से बताया है। तो अभी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है 25% के डिस्काउंट पे है अभी अवेलेबल, बाद में ये डिस्काउंट नहीं रहेगा। तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 12,188 रहेगा, 1 ईयर के लिए लेंगे तो 16,875 रहेगा, एंड 2 ईयर्स के लिए अगर आप लेते हैं तो 22,500 रहेगा। ठीक है। और अनअकैडमी का कॉम्बैट बैच भी शुरू हो गया। अब कॉम्बैट बैच का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये आपके साथ एक कंपटीशन कराएंगे, एक दिन का होगा, जिसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे और उसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये जो है पेपर 1 से बेस्ड होगा। तो आप जो है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ जो है आपको एक लीडर बोर्ड मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने स्कोर्स आए हैं और आप जो है पूरे जितने भी लोग दे रहे हैं, अगर 1000 लोग दे रहे हैं तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके। साथ ही इसमें जो है डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो प्राइजेस हैं, अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो 3 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप रैंक 4 to 50 में आते हैं तो आपको 1000 का अमेजोन वाउचर मिलेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना है और आपको कोड कैसे यूज करना है, साकरीन एनटी। अगर आप इस कोड को यूज नहीं करेंगे तो ये जो है कॉम्बैट आपका खुलेगा नहीं, ये आपका अनलॉक नहीं होगा। और ये जो है 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होने वाला है। तो आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम जो लिंक देंगे, सेकंड वाली लिंक, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको अपना नंबर, ईमेल आईडी डालनी है। एंड उसके बाद से जब वो आप कर लेंगे, डिटेल्स भर लेंगे, उसके बाद से आप दोबारा जाएंगे और उसके बाद से फिर से अपना सब्जेक्ट जब चूज करेंगे तो उसमें आएगा कि यूज कोड टू अनलॉक द कॉम्बैट। तो आपको जो है वो साकरीन एनटीए कोड यूज करना है, तब आपका ये अनलॉक हो जाएगा। तो इसको दीजिएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो है आपके 3 तरीके के अप्रोचेस होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड है आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच, थर्ड है आपका कंटेम्प्ररी अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके कौन कौन से आते हैं? पहला है आपका फिलोसफिकल अप्रोच, सेकंड है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच, थर्ड है आपका कंपैरेटिव अप्रोच। ओके, ये सारे हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है? मार्क्सिस्ट, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल, डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रक्चर। तो हम जो है आज मॉडर्न अप्रोच के बिहेवियर अप्रोच तक पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे अप्रोचेस को पढ़ेंगे। थर्ड है आपका कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में कौन कौन से आते हैं? कंटिंजेंसी अप्रोच, द रैशनल चॉइस अप्रोच, एंड थर्ड है पब्लिक चॉइस अप्रोच। जब अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं उस वीडियो से ही जो है आपके सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप जो है कंटिन्यूअस इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो नॉर्मली जो अप्रोच होता है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मेटिव और दूसरा होता है एम्पेरिकल। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जो नॉर्म्स, वैल्यूज, इन सबको फॉलो करते हैं। और जो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है आपका, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए इस पर फोकस करता है। जबकि जो एम्पेरिकल का मतलब रियल, एक तरीके का जो रियल लाइफ सोल्यूशन की बात करते हैं। तो एम्पेरिकल अप्रोच बोलते हैं कि वो जो है जो
एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का एक क्या कह सकते हैं, समराइज करके आपको बता दिया है कि व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि हमेशा से कंजर्वेटिव या फिर उस तरीके से चले आ रहे हैं। तो इसी में आपका सबसे पहला पार्ट है फिलोसफिकल अप्रोच। तो जितने अलग अदर सोशल साइंसेस हैं उसमें से जो आपका फिलोसफिकल अप्रोच है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट अप्रोच है इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको तीन चीजों का याद रखना है, शांति पर्व ऑफ महाभारत, प्लेटो's Republic, Hobbes in Leviathan, and Locke's treatise on government. These are examples of philosophical approach. ठीक है, क्योंकि ये बताते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। And this approach takes within its purview all aspects of administrative activities. जितने भी administration के activities होते हैं वो इन सबको जो है अपने में incorporate कर लेता है। साथ ही जो है जो इसके प्रिंसिपल या फिर जो आइडल्स हैं उन एक्टिविटीज में उनको भी ये क्या करता है, दिखाता है या फिर उनको भी ये इलाबोरेट करते हैं। देयरफॉर इट्स रेंज इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है, ना केवल ये जो है सारे एस्पेक्ट से डील करते हैं बल्कि सारे एस्पेक्ट्स में जो आइडल्स जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ भी डील करते हैं। तो ये हो गया आपका फिलोसफिकल अप्रोच। सेकेंड है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है कि हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होगा, हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब जो कि हिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम को स्टडी करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे डेवलप हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा, उसकी जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं इन अ ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि द हिस्टोरिकल अप्रोच सीक्स टू recreate a chapter of history as it attempt to study the public administration of the past within the particular time span and interpret the organization and information in chronological order. A society having a rich past caters to this approach. मतलब कोई भी सोसाइटी जिसका पास्ट बहुत ज्यादा रिच है वही जो है इस अप्रोच को एक तरीके से फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, छोला एम्पायर था तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, गुप्ता एम्पायर था तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। तो ये जो है ना आपके विजयनगर, तो ये सारे क्या है, इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली भी है। अपार्ट फ्रॉम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी छोड़ते तो जो हमारे गुप्ता साम्राज्य हुआ या फिर और भी जो हमारे विजयनगर एम्पायर हुए तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं एलोबरेट करती हैं कि उनका सिस्टम कैसा था। तो इनका पास्ट क्या था, बहुत ज्यादा रिच था। In fact, a quite sizable number of administrative institutions can be comprehended in the light of their past by adopting this approach. ठीक है, मतलब उनका किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच था अगर आपने उसको जान लिया तो जो है एक तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि उनका पास्ट किस तरीके से रन कर रहा होगा। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव अप्रोच। तो जैसे कि आपका हिस्टोरिकल अप्रोच था जिससे नाम से ही पता चल जा रहा था, ऐसे ही कंपैरेटिव अप्रोच है। कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन करना। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन बिटवीन हुम। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और उन पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ थिंकर हैं जो कि बहुत नोटेबल हैं जहां से एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन हैज एग्जामिन्ड द मेथड्स बेस्ट सूटेड फॉर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया था, जो फिलोसफिकल मेथड था उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि जो हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथड है वो जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम कि पूरे इस पॉलिटिक्स के फील्ड में कोई भी जो है प्रोविंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड को कोई भी सही से यूज नहीं कर सकता विदाउट कंपैरेटिव स्टडीज इन गवर्नमेंट। जब तक कि पूरे गवर्नमेंट की कंपैरेटिव स्टडीज ना हो हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सही से किसी भी मेथड का यूज करते हुए हम उसको अच्छे से नहीं जान पाएंगे। एंड विदाउट कंपैरेटिव studies in government we cannot rid ourselves of the misconception that administration stands upon different bases in democratic and other states। other states का मतलब है
कि सपोज कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे कम्युनिज्म है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूरा डिफरेंट होगा। तो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट में अगर आप जब कंपेयर करेंगे तभी जो है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है, उनकी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। फिर 1947 में अगेन मैंने रॉबर्ट डहेल के बारे में आपको बताया था। रॉबर्ट डहेल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जब हमने आपको इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, तो वहां पे उनके एस्से का नाम था द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स, ऑल्सो एम्फेसाइज द utility of comparative public administration to develop a sense of public administration। वो सारे 3 प्रॉब्लम क्या थे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। लेकिन जो आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी शुरुआत तो वुड्रो विल्सन से हुई थी, लेकिन वो पॉपुलर कब हुआ? वो पॉपुलर हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से क्या हुआ, पहले क्या था कि सिर्फ एक वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट थी। वो जो है बाकी सारे देश पे एक तरीके से बाकी सारे देश को कॉलोनाइज करके उन पे राज कर रहे थे। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू न्यू नेशन स्टार्टेड इमर्जिंग, ठीक है, जैसे इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ एशिया वाला, अफ्रीका वाला रीजन, ये कॉलोनाइजेशन से हट गया, ईस्ट एशिया वाला। तो नए नए टाइप के नेशंस इमर्ज हुए और सबके अपने अपने तरीके के क्या हुए, गवर्नमेंट भी इवॉल्व हुए, जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तब यहाँ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री से डिफर थी। तो इस तरीके से कंपैरेटिव अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, because these nations were facing the challenges of मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऐसा बोला गया था कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स के बारे में एक तरीके का इंसाइट प्रोवाइड करेगा और कुछ यूजफुल हाइपोथेसिस देगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन जनरल कैसा होता है। ओके, सो टू इम्पोर्टेंट फिगर्स इन दिस फील्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फेरेल हेडी एंड फ्रेडरिक्स। यानी अगर आपको थिंकर्स के नाम याद रखने हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले वुड्रो विल्सन, सेकंड है रॉबर्ट डहेल, थर्ड है फेरेल हेडरी एंड फोर्थ है आपके फ्रेडरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न अप्रोच या फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच। मतलब मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले आ गए आपके मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट से आप क्या समझते हैं? मार्क्स वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, सो दिस इज वेरी लाइक वी ऑल नो कि वो क्या थे। तो साथ ही साथ जब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन चूंकि वो कैपिटलिज्म के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध में थे, तो उन्होंने उसी लाइट से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी किया था, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स, द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, नेवर अटेम्प्टेड अ फुल लेंथ ऑफ डिस्कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी। His interests were largely peripheral in the sense that dealt with the public administrator only as a complementary to capitalism, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो यूरोपियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उनके टाइम पे मार्क्स जो है उनके बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे, और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी सोसाइटी में कैसी होती है वो उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाए। और उन्होंने जो है जैसे कि वेबर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, लेकिन एक और इन्होंने क्या किया, मार्क्स ने, उन्होंने बोला कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है वो जो है रिफर करती है बोथ टू द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द मेन हु इम्प्लीमेंटेड दैट सिस्टम। He examined it as a set of relationships that arise in a specific socio-economic context. Therefore, Marx's interpretation of bureaucracy must be understood within the conflict, the crisis of capitalism, and the advent of communism. अब इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया जो कि 1789 में एक तरीके का रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि जब भी ऐसी कोई भी रिवॉल्यूशन होती है तो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, वो जो बुर्जुआ क्लास है, द रूलिंग बुर्जुआ क्लास, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करती है। उनके हिसाब से जो ब्यूरोक्रेसी है, इट हैज ऑफन एक्टेड एज अ बफर विच एब्जॉर्ब शॉक दैट माइट हिट द स्टेट। मतलब सपोज रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ हो रहा है, स्टेट के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी आपके बीच में वो जो है एक बफर की तरह काम करती है, और वो बफर क्या करता है, वो शॉक, जैसे जो स्टेट को खत्म करने वाला जो भी रिवॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। कुशन आ जाता है ना बीच में, जब हम कार से हिट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें चोट लगने से डायरेक्ट बचाता है, तो वैसे ही वो कुशन का काम करती है अकॉर्डिंग टू मास्क।
सो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं स्टेटस क्वो को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने साथ ही बोला कि ब्यूरोक्रेसी को जो है क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप और ये जो है कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्लीमेंट्री टू कैपिटलिज्म के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन उनके जो दो आइडियाज हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कि वो बोलते हैं कि जो राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म होता है वो जो है आपका रियल मोमेंटम ऑफ डेवलप्ड कैपिटलिज्म में ज्यादा एंगेज होता है, एज एविडेंस इन द स्ट्रगल बिटवीन दोज अपहोल्डिंग कैपिटलिज्म एंड दोज हु आर अपोज टू इट। इन दिस प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी हैड नो चॉइस बट टू एक्ट फॉर्मली एज एन appendage to the system of production contributing to the division of classes। ठीक है, एंड सेकेंड है आपका बाई आइडेंटिफाइंग द इंस्टीट्यूशनल रूट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी मार्क्स प्रोवाइडेड अ कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रेरी टू द वेबरियन यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि मैक्स वेबर ने क्या दिया था, यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल अप्रोच। तो सीधे सीधे आपको जानना है कि व्हाट इज इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है, तो ये आपका सिस्टम है। ठीक है, तो ये सिस्टम को एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट जो है इस सिस्टम से इफेक्ट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके बाद से टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आपको जो है इकोलॉजिकल अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। और इकोलॉजिकल अप्रोच किसने दिया था, इट वाज इनिशिएटेड इन द ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जेएम गेंस 1947, रॉबर्ट ए डहेल 1969, रोस्को मार्टिन 1952 एंड एफ.डब्ल्यू. रिक्स 1961। यानी कि जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स थे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े क्या बोल सकते हैं, फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट थे, वो सबसे ज्यादा इसको प्रोपाउंड किए थे। और 1961 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज की जब हम बात कर रहे थे, कंपैरेटिव अप्रोच की बात कर रहे थे, तभी भी हमने फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की बात की थी। तो इकोलॉजिकल अप्रोच का यूज करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का भी यूज किया था, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एनवायरनमेंट जो कि वो डेवलप करता है। ओके, और जब उन्होंने अपना ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया था, तब उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का भी यूज किया था, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तब तक आपको जानना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स एसोसिएटेड थे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके लाइन में टालकट पियर्सन, रॉबर्ट मर्टन, मेरियन लेवी, गैब्रियल आमंड, डेविड एप्टर आर द अदर थिंकर्स हु adopted this approach in their works। तो इसमें किसका किसका नाम आपको याद रखना, वैसे तो सभी का याद रखना है, लेकिन टॉलकट पियर्सन से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, रॉबर्ट मर्टन से अभी 2-3 साल में क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, गैब्रियल आमंड, डेविड एप्टर आप सभी को पता है, बाकी मेरियन लेवी आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एक तरीके की सोशल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके सब सिस्टम होते हैं सोसाइटी से, उनसे इंटरेक्ट करती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये केवल एनवायरमेंटल सिस्टम से इफेक्ट नहीं होती है, बल्कि एनवायरमेंट को भी साथ में साथ इफेक्ट करती है। ठीक है, तो दिस अप्रोच एम्फसाइज द नेसेसरी इंटरडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल अप्रोच। तो दिस अप्रोच आर्ग्यूज दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल एक्ट एज दे डू। मतलब बिहेवियर का क्या मतलब है कि बिहेवियर को कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और बिहेवियर को जब वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तब वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो भी बिहेव करता है वो क्यों वैसा बिहेव करता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जो उसको उस तरीके से बिहेव करने में
हेल्पफुल होती हैं या फिर उसको उस तरीके को बिहेव करने में पुश करती हैं. ओके, हेंस द बिहेवियरलिस्ट हैव कम टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सोशल साइकोलॉजी, anthropology, psychology and many other discipline in an effort to secure better understanding of actual human behavior within the organization. Okay, so what is the main approach? तो मेन अप्रोच है टू establish a body of knowledge that facilitates understanding, explaining and prediction of human behavior in administrative situations. तो जो बाकी सारे अप्रोच थे तो वो कहीं ना कहीं बाकी सारे गवर्नमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, बता रहे थे एनवायरमेंटल में जैसे बताया गया कि एक दूसरे को मतलब इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, मार्क्सिस्ट ने कैपिटलिज्म, एक तरीके का एक व्यू लेके चल रहे थे. लेकिन जो बिहेवियरल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की. और किस तरीके से की? बाय यूजिंग द टूल्स ऑफ मेथड, सर्वे एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी, ठीक है, ये सारे टूल्स का यूज करते हुए उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करी. इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे हर्बर्ट साइमन एंड रॉबर्ट डहल. ठीक है, they were the pioneer of this approach of the study of public administration. So I hope you liked this video. If you did, then do like, share and subscribe and comment. ऑलवेज राइज यूजीसी नेट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां से पूछ सकते हैं ग्रुप से. और चैनल में जो है आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि है @alwaysriseuGC, तो यू कैन फॉलो दैट. थैंक यू सो मच.